जो हमारे पहले लेखक है, हमारे पहले लेखक जो है वह है देवेंद्र मेवाड़ी जी। इनका परिचय जो है वरिष्ठ देवेंद्र मेवाड़ी जी जो है वरिष्ठ लेखक है तथा विज्ञान कथाकार है, और उनका विरल साहित्यकारों में से एक है जो विज्ञान और साहित्य दोनों क्षेत्रों से अभिन्न और आत्मीय रूप से जुड़े हैं। एक विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से आमजन के लिए विज्ञान लेखन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी विज्ञान कथाओं और मार्मिक संस्करणों से साहित्यिक रचना धर्मिता का भी सक्रिय है। साहित्यिक रचना धर्मिता में भी वह सक्रिय है। मतलब उनका जो विज्ञान लेखन है वो जन सामान्य के लिए है, और वह लेखन है कि बिल्कुल आम व्यक्ति से जुड़ता है। उसमें साहित्य और विज्ञान दोनों का समन्वय हम देखते हैं। उनके आत्मकथनात्मक संस्करण मेरी यादों के पहाड़ ने जहाँ एक पाठक वर्ग के हृदय को स्पर्श किया है, वहीं उनके दीर्घकालीन सक्रिय विज्ञान लेखन ने समाज में विज्ञान की जागरूकता फैलाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। श्री मेवाड़ी जी के ही शब्दों में वे साहित्य की कलम से विज्ञान लिखते हैं। देखिए कितनी अनोखी बात है। हम आमतौर पे हिंदी में क्या देखते हैं, हिंदी में साहित्य है, लेकिन हिंदी में विज्ञान है क्या। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैंने कुछ ऐसी शोध करने का प्रयास किया था, ऐसी कुछ पुस्तकों को ढूंढने का प्रयास किया था जो लिखी हुई हो लेकिन हिंदी में हो। तो मुझे मुश्किल से 1 या 2 किताबें मिली थी, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मेरे पास लगभग जो है 1000 पुस्तकें अवेलेबल है। लगभग 1 लाख रुपए की पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध है, जो हिंदी में लिखी है, मराठी में लिखी है, और सारी की सारी विज्ञान के विषयों से लिखी हुई है। और ऐसा नहीं है कि विज्ञान के पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, विज्ञान की पुस्तकें भी उपलब्ध है। उनके माध्यम से आप विज्ञान हिंदी माध्यम से उनको पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मेवाड़ी जी के बारे में मैं बता रहा था कि मेवाड़ी जी व्यक्ति की कलम से विज्ञान लिखते हैं, जिससे उनका लिखा हुआ विज्ञान सरस होता है और आमजन को किस्से कहानी की तरह रोचक लगता है। उन्होंने विविध शैलियों में विज्ञान लेखन किया है ताकि पाठकों तक हर संभव लेखन शैली में विज्ञान पहुंच सके। लेखन के उन प्रयोगों को उनकी उन प्रमुख कृतियों में बखूबी देखा जा सकता है। राही में विज्ञान का, विज्ञान वेला में विज्ञान की दुनिया, दिल्ली से तुंगनाथ वाया नागनाथ, नाटक नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, विज्ञान और हम, विज्ञान नामा, मेरी विज्ञान डायरी, मेरी विज्ञान डायरी 2, मेरी प्रिय विज्ञान कथाएं, फसलें कही, फसलें कहानी, विज्ञान 12 मासा, विज्ञान जिनका ऋणी है, सूरज के आंगन में और सौर मंडल की सैर। यह पुस्तकें जो है उनकी काफ़ी प्रसिद्ध है और इनकी काफ़ी बिक्री होती है, इनको बड़े चाव से पढ़ा जाता है। विद्यार्थी, विज्ञान लेखक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पुस्तकों को पढ़ाया जाता है। इसीलिए हमने आज एक ऐसे लेखक के लिए चुना है, लेखक को चुना है जो हम आप आम जनता के बिल्कुल पास का महसूस हो, और हिंदी में विज्ञान लेखन की जो हमारी जो समस्या लगती है लोगों को, वो दूर हो जाए। मेवाड़ी जी ने कई विज्ञान पत्रिकाओं और वैज्ञानिक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। प्रिंट मीडिया के अलावा उन्होंने रेडियो, टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए भी निरंतर स्तरीय विज्ञान लेखन किया है। उनके स्तरीय विज्ञान लेखन के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान भूषण सम्मान 2017, राष्ट्रपति से प्राप्त केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का प्रतिष्ठित आत्माराम पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का ज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का राष्ट्रीय विज्ञान लोकप्रियकरण पुरस्कार। देखिए, एक राष्ट्रीय विज्ञान लोकप्रियकरण पुरस्कार भारत में दिया जाता है, जो विज्ञान को लोकप्रिय करने के लिए लोगों को दिया जाता है और हर वर्ष दिया जाता है। भारतेंदु राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार भी मेवाड़ी जी को हुआ है। समाज में वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए श्री मेवाड़ी जी ने विज्ञान को किस्सा गोई की मौखिक कला के जरिए भी देश के विभिन्न भागों में विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों तक पहुंचाया है। यह विगत 4 वर्षों में 50,000 से भी अधिक बच्चों को अपनी किस्सा गोई से विज्ञान की दुनिया की सैर करा चुके। 50,000 से अधिक जो है बच्चों को वो किस्सा गोई के माध्यम से, मतलब बचपन में हम जैसे सुनते हैं कि कहानी बताई जाती, लेकिन उस कहानी का जो बताने का जो भाव होता है वो नीति कथा सुनाना, मतलब नीति कथा सुनाना होता है, जिसके माध्यम से आपको एक संदेश दिया जाता है। तो उस तरह की किस्सा गोई करके विज्ञान की बातें बताई जाती है। ऐसे 50,000 से अधिक बच्चों को उन्होंने अपनी किस्सा गोई से विज्ञान की दुनिया की सैर कराई। श्री मेवाड़ी जी वर्तमान में सक्रिय रूप से स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, और ऐसे मूर्धन्य, ऐसे विद्वान व्यक्ति को पाकर आज विज्ञान प्रचार यह कार्यक्रम कर रहा है। इस विज्ञान प्रचार प्रसार के साथ में आज हमारे साथ हिंदी के सम्मेलन, साथ ही साथ में हिंदुस्तानी
सभा माफ कीजिएगा, वैश्विक हिंदी सम्मेलन और हिंदुस्तानी भाषा भारती सुधाकर पाठक जिनके संचालक हैं, इनके संयुक्त तत्वावधान में हमने ये विज्ञान लेखन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें मैं अभी अनुरोध करूंगा श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी से कि वह अपने मुख्य बात को शुरुआत करें। धन्यवाद सर। मेवाड़ी जी से अनुरोध है कि अनम्यूट कर ले और अपनी बात करें। हम सब लोग म्यूट पर रहेंगे। मेवाड़ी जी अभी बात बताएंगे, अपनी बात बताएंगे। अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज सुनाई दे रही है। अब हम सब म्यूट हो जाएंगे। अब आप अपनी बात बताएंगे। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये काम क्यों करता हूं। तो इसके लिए मैं हर भाषा से प्यार करता हूं। तो किसी भी शायर का, किसी भी कवि का कोई अगर मुझे उसका हुआ अच्छा लगता है तो मैं उसका उल्लेख करता हूं। तो शुरू में मैं कहना चाहूंगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। मैं प्रार्थना की तरह काम करता हूं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। मेरा उसूल है पहले मैं सलाम करता हूं। ये बशीर बद्र साहब ने कहा है, बहुत अजीम शायर हैं। तो मैं इसलिए आप सभी को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्ते कहता हूं। और इसके साथ ही जो है अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं बहुत आभारी हूं विज्ञान प्रचार प्रसार और वैश्विक हिंदी सम्मेलन और हिंदुस्तानी सभा, जिन्होंने इसके आयोजन में सहयोग दिया है। आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ये मौका आप लोगों ने दिया है कि मैं आपसे बात कर सकूं। जितने भी साथी आप लोग आए हैं, मुझे आप लोग अपना दोस्त समझें। और मैं सिर्फ अपने अनुभवों के आधार पर ये कहना चाहूंगा कि मैं क्यों लिखता हूं और किस तरह लिखता हूं और क्या मुझे अनुभव होता है। मेरा पहला लेख विज्ञान का 1965 में प्रकाशित हुआ था। विज्ञान की एक पत्रिका विज्ञान जगत में, जो उस समय की बहुत अच्छी पत्रिका थी। हिंदी में 2 बड़ी पत्रिकाएं निकलती थी, बहुत लोकप्रिय थी, विज्ञान लोक और विज्ञान जगत। विज्ञान जगत में मेरी वो रचना प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से ये लगाइए कि पिछले लगभग 55 वर्षों से मैं विज्ञान लेखन कर रहा हूं। और इसमें बाकी चीजें, शुरू में कहानियां भी लिखता था, लेकिन कहानियों से धीरे धीरे मैंने ये किया कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा आगे चलकर, मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो विज्ञान से ही संबंधित होगा। तो इसलिए मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो सब कुछ, मेरा विषय जो होता है वो विज्ञान से जुड़ा। तो आज के विषय पर आते हैं। विषय ये दिया गया है भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन की बात कही गई है। तो भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन क्यों विज्ञान? पहली बात तो है कि विज्ञान लिखा ही क्यों जाना चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी फैली हुई है, सारी दुनिया में इसने आतंक मचाया हुआ है। आम लोगों से पूछिए अगर कि कोविड-19 क्या है, कोविड-19 क्या है, ये वायरस क्या है, तो शायद मुश्किल होगी। आपने देखा होगा अपने आसपास जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, जो घर में काम करने आती हैं, उनसे, या किसी किसान से, या दुकान में जाकर दुकानदार से, या किसी भी, जिनको हम आम जन कहेंगे, अगर उनसे आप पूछेंगे कि ये कोविड-19 के बारे में बताइएगा, ये विषाणु क्यों, मतलब ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, तो मैं समझता हूं और आपका भी अनुभव होगा कि बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे। ये है बीमारी, सिर्फ इतना ही जानते हैं। जबकि सच ये है कि टनों के हिसाब से अंग्रेजी में लिखा जा चुका है। लगातार अंग्रेजी की पत्रिकाएं जो है वो प्रकाशित कर रही हैं। अंग्रेजी में जो चैनल चलते हैं वो भी धुआंधार, उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान इस महामारी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हालत वो है जो निदा फाजली साहब ने जैसे कहा था, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जैसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है।
जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। उसको तो हम जुबान चाहिए, उसको तो महाराष्ट्र में मराठी में जो बता सकती वो चाहिए, उसे तो केरल में मलयालम में चाहिए, उसे तो तमिलनाडु में तमिल में बोलने वाला चाहिए, जो पश्चिम बंगाल में बांग्ला में बता सके और जो पंजाब में पंजाबी में बता सके, क्योंकि उस भाषा में हम सहज रूप से समझ लेंगे और उसका जो आम आदमी है वो उस भाषा को बोल रहा है। तो साथियों, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अंग्रेजी में उपलब्ध है, मैंने बताया टनों लिखा जा रहा है, टनों लिखा जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्रिकाएं हैं, जो मानक माने जाते हैं कि विज्ञान सबसे अच्छा कहां से आ रहा है, प्रामाणिक विज्ञान की सूचनाएं कहां से आएंगी, उसमें जैसे नेचर पत्रिका है, विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका है, साइंटिफिक अमेरिकन है या साइंस है, इस तरह से और भी तमाम सूचना के स्रोत हैं जहां से बहुत ही अच्छी विज्ञान की जानकारी लगातार आती रहती है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन वो सब कुछ अंग्रेजी में। लेकिन जापान में भी तो ये बीमारी फैली है, तो जापान में तो लोग जापानी बोलते हैं, वो लोग तो जापानी में लिखते हैं। चीन, जहां से ये बीमारी शुरू हुई है, चीन ने इस पे काफी कुछ नियंत्रण भी अपना कर लिया है, तो वहां तो चीनी भाषा, मैंडोरियन और ये सब भाषा बोली जाती है। तो फिर वहां तो अंग्रेजी है नहीं, फिर कैसे? फ्रांस जो है वहां पर फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है, और रूसी भाषा में काम करता है, जर्मन लोग जर्मन भाषा में बोलते हैं। इस तरह दुनिया के हर देश में लोगों की अपनी भाषा है, अपनी भाषा में उनके पास। विज्ञान में तो कोई पीछे नहीं है, विज्ञान में तो वो लोग दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास उपलब्धियों का पूरा एक पूरा खजाना है कि इतनी उपलब्धियां विज्ञान में उनकी हैं। तो अपनी भाषा में कैसे किया? अपनी भाषा में केवल दो ही तरीके हैं साथियों, एक है अपनी भाषा में लिखना, दूसरा है अपनी भाषा में अनुवाद करना। मौलिक लेखन और ट्रांसलेशन, अनुवाद। और अनुवाद भी ऐसा कि जो अनुवाद न लगे, जो लगे कि हाँ मौलिक, हम अनुवाद पढ़ रहे हैं लेकिन हमें लगे कि ये तो मूल रूप से जैसे हिंदी में लिखा गया है, मराठी में लिखा गया, बांग्ला में लिखा गया, इस तरह। तो ये काम हमारे यहाँ नहीं हो पाता। इसलिए कह रहा हूं मैं कि मैं एक बार डॉक्टर नार्लिकर का व्याख्यान सुन रहा था, वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विज्ञान चाहिए किसे, मतलब है जो हम किसके लिए लिखें, कौन लोग हैं जिनके पास ये विज्ञान जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया 3 तरह के लोग हैं जहां पे विज्ञान लिखा जा रहा है और जो विज्ञान लिखने का काम करते हैं। कौन है? पहला है वैज्ञानिक, जो कि उस भाषा में लिखते हैं जो टेक्निकल भाषा कहलाती है, तकनीकी भाषा है, और खग ही जाने खग की भाषा, विज्ञान की उस भाषा को वैज्ञानिक, उसी स्तर के वैज्ञानिक समझते हैं। ये बहुत स्पष्ट बात है क्योंकि विज्ञान की एक अपने शब्द हैं, अपनी शब्दावली है, अपने जार्गन है, और उसमें ही विज्ञान की खोजें होती हैं, उसी में लिखा जाता है। उसके बाद आते हैं विद्यार्थी और शिक्षक। शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शिक्षक जब नोट्स बनाते हैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, तो उस जटिल सामग्री को, जो कुछ उपलब्ध है, उस उपलब्ध सामग्री को वो सरल करते हैं, उसका सरलीकरण करते हैं, और वो अर्ध तकनीकी रह जाता है। पहले तकनीकी भाषा थी, अब अर्ध तकनीकी। उस अर्ध तकनीकी भाषा में उसको वो पढ़ाते हैं विद्यार्थियों में दोनों तरह के लोग निकल सकते हैं। कुछ लोग आम समाज में जाएंगे और कुछ लोग प्रयोगशालाओं में पहुंच जाएंगे, वो भी रिसर्च करें, तो वो खग भाषा भी जानेंगे, वो विज्ञान की उस तकनीकी भाषा को भी जान रहे होंगे, समझेंगे, और वो आम लोगों से जब बात करेंगे तो वो उस सरलीकृत विज्ञान को जो समझा है उन्होंने, उसके माध्यम से बताना चाहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका आती है उस लेखक की जो कि ऐसा लिखे, जो भारतीय भाषाओं में और हिंदी में ऐसा लिखे जिसको कि आमजन समझ सके। अभी मैंने बताया कि जैसे अगर हम इस पैंडेमिक के बारे में, इस वैश्विक महामारी के बारे में, इस वायरस के बारे में कहते हैं तो आमजन इतना नहीं जानता है, किसी से भी पूछ लीजिए। और यही कारण है कि उनमें से अभी कोरोना माई की पूजा करने जा रही हैं महिलाएं, आपने देखा होगा शायद टेलीविजन में, वो सब जो है गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए कोरोना माई
कि तुम वापस चली जाओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता है ये क्या है। तो इस तरह से वे लोग जो कि कोरोना को या तो कोई माता मान रहे हैं जिसने कि आक्रमण किया है, या जिनको ये मालूम है कि अरे ये सब कहा जाता है, ये तो होता रहा है सब, उन्हें जानकारी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से और तमाम हमारे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर सब ये कह रहे हैं कि हमें मुंह ढकना चाहिए, हमें हाथ लगातार जो है, जितनी बार हम बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। ये सब जानकारी अब ये देखने में कोई दवाई तो लगती नहीं है, लेकिन इसके पीछे रहस्य कितना है। अगर ये विज्ञान आम जन तक पहुंचा होता तो उन्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। आपने टेलीविजन में देखा होगा, कई देशों में परिवार जा रहा है, लेकिन वो कम से कम 6 फुट की दूरी बना करके परिवार के ही लोग, पिता माँ बच्चे, सब दूरी बना के चल रहे हैं। वहां कोई पुलिस वाला नहीं, वो सड़क पे भी चल रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने वो विज्ञान पढ़ा है, वो समझते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ अगर अचानक मतलब ये जो है ट्रेन खुल गई या दुकानें खुल गई तो अचानक भीड़ एक साथ चली जा रही है, तो ये अनुभव कैसे करेंगे हम कि ये नजदीक आने से ये फैल सकता है, क्योंकि ये एक अदृश्य विषाणु है, अदृश्य वायरस है जो कि फैल सकता है, छूने से फैल सकता है, और हमारे शरीर में ये हमारे से नाक से जा सकता है। इसलिए मुंह पे मास्क होना चाहिए, और नाक से लेके मुंह तक जो ढक सके ऐसा मास्क होना चाहिए। आंखों पर चश्मा अगर हमारे है तो वो आंखों में भी वायरस के जाने को रोक ले। तो ये सब बातें तो तब बताई जाएंगी कि जब हम लिखेंगे और हम आम जन को बताएं। लेकिन लिखें कैसे? लिखा तो ऐसे भी जा सकता है। आपको एक मैं उदाहरण देता हूं कि मैं एक किसानों की पत्रिका देखता था, उसमें एक लेख आया, एक वैज्ञानिक का ही लिखा हुआ था, वो खत की भाषा थी, तकनीकी भाषा में था। प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर देना चाहिए। किसान तो कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। तो मैंने उनको बैठाया, बताया, समझाया। उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर इसको ऐसे लिखें कि मुट्ठी भर मिट्टी उठाइए, हथेली पर फैलाइए, क्या आप इसे देख के इसके गुणों के बारे में बता सकते हैं? नहीं, इसे देखकर, बाहर से देखकर तो आदमी तक के गुणों का पता नहीं चलता, फिर बेचारे इस मिट्टी की तो बिसात ही क्या है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं इसमें कई गुण होते हैं, ये तेजाबी होती है, ये खारी है, ऊसर हो जाती है, और खाद पानी मिले तो ये हो जाती है। अब हम उसको किस तरह लिख रहे हैं, इसमें भी 2 लाइनें बहुत हैं जिनको एश देहलवी नाम के एक शायर हुए हैं, जिन्होंने ये 2 पंक्तियां लिखी हैं। जो शेर लिखा है, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे। मैं सदा लिखते समय इसको याद रखता, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का है, मजा कहने का तब है जब एक कहे और दूसरा समझे। ये बात है कि हम जो कुछ कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, वो उसको समझ सकता हो। हम उस भाषा में लिखें, और वो भाषा हमारी भाषाएं हो सकती। लेकिन अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं, अंग्रेजी बहुत ही समृद्ध भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। जिस तरह, क्योंकि भाषा कोई खराब नहीं होती, इतनी चिड़ियाएं बोलती हैं, हर चिड़िया की जो है भाषा बहुत अच्छी है, बहुत मधुर उसका कंठ है। इस तरह से दुनिया की जो भी, चाहे वो हिब्रू और लैटिन भी है, तो अगर हमारी संस्कृत है या उर्दू है या भाई हमारी इतनी भाषाएं हैं, हर भाषा का अपना अंदाज, अपना रंग, अपनी खुशबू होती है। तो इसलिए हम अंग्रेजी में जो कुछ उपलब्ध है, क्योंकि जापान मैंने अभी उदाहरण दिया, चीन का उदाहरण दिया, फ्रांस का, जर्मनी का उदाहरण दिया, तो उनके पास कहां से आ रहा है? उनके पास दुनिया में जो भी विज्ञान की खोजें हो रही हैं वो तत्काल ट्रांसलेट हो जाता है, उसका अनुवाद हो जाता है। वो जापानी में पढ़ रहे हैं और दुनिया के पूरे विज्ञान को पढ़ रहे हैं। वो जापानी में लिख रहे हैं उनके वैज्ञानिक, इसलिए जापानी में पढ़ रहे हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं वो फ्रांसीसी भाषा में समझा जाता है। हमारे यहाँ हिंदी में या मराठी में या बांग्ला में नहीं समझा जाता, क्योंकि इन भाषाओं को जब मैकाले ने आके यहाँ पे कहा था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया जाना चाहिए, और 7 मार्च 1835 को
विलियम बेंटिंग ने इसको लागू कर दिया था, सबसे बड़ा षड्यंत्र वहीं पर हुआ कि भारतीय भाषाओं को प्रमुखता देने के बजाय उस समय अंग्रेजी को हमारा माध्यम बना दिया गया। आज हम काफी मतलब शौक से कहते हैं, क्योंकि विदेश जाने के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, तो हम अंग्रेजी दामन करके ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सवाल हमारे जाने से नहीं है, हम तो अकेले चले जाएंगे, हमारे 4 बच्चे भी पल बढ़ जाए, बाकी पूरे देश के करोड़ों लोगों का क्या होगा? उन करोड़ों लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनके लिए भारतीय भाषाओं में लिखें। हिंदी में जहां तक पता लगता है सन 1840-44 के आसपास से लिखना शुरू हो गया था भाई। और आपको आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने लिखा विज्ञान से। इनमें विज्ञान के बारे में सबसे सुंदर लेख मैंने जो विज्ञान पत्रकारिता और पत्रकार, ये लेख निराला जी ने लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सुधा में छपा ये सन 1934। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, प्रेमचंद ने खुद विदेश से जो कुछ विज्ञान की खबरें आ रही थी उन पर आधारित अपने संपादकीय टिप्पणियां लिखते रहे। इसके अलावा चंद्र शर्मा गुलेरी ने, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कहा था कि अमर कथाकार, 5 लेखकों की सीरीज उनकी मैंने पढ़ी है जो कि आंखों पर है, हमारी आंखें किस तरह काम करती हैं, इस पर चंद्र शर्मा गुलेरी का लेख। इसलिए इसमें तमाम लोग लिखते रहे। और सरस्वती पत्रिका जब 1900 में प्रकाशित हुई, जो हिंदी की सबसे जानी मानी साहित्यिक पत्रिका रही, तो उस पत्रिका ने विज्ञान नियमित रूप से छापा। ऐसा नहीं था कि विज्ञान अलग हो गया और साहित्य अलग हो गया, सब वो एक संपूर्ण पत्रिका थी, उसमें विज्ञान आता था और उसी में विज्ञान कथाएं छपने लगी। सन 1900 में केशव प्रसाद सिंह की पहली एक विज्ञान कथा, उसमें पहले ही वर्ष में और पहले अंक में चंद्रलोक की यात्रा नाम से एक विज्ञान कथा है। और 1908 में सत्यदेव परिव्राजक, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनकी कहानी आई आश्चर्यजनक घंटी। तो फिर ये तो तब लिखा जाने लगा उस समय, और उसके बाद आगे ये पूरा इतिहास है कि आज 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, 125 वर्ष होने वाले हैं, जबकि हिंदी में विज्ञान और विज्ञान कथाएं लिखी गई है। तारेचे हास्य मराठी में लिखा गया, बताइए कितना, सन 1911 या 16 के आसपास का है वो। आपका बांग्ला में जो है 1856 में जगदानंद राय ने पहली विज्ञान की कहानी लिखी थी। आपका आपके आसपास जो है कन्नड़ भाषा में तमाम पुराने लोग लिखते रहे। उनमें से एक जो है जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी वो भूषणूर मठ साहब थे, उन्होंने बहुत लिखा। मराठी के तो बहुत लोगों के साथ भेंट भी, मुलाकात भी। हेलो। तो इस तरह से काफी लिखा गया है, लेकिन लिखने के लिए साथियों एक चीज बहुत जरूरी, बल्कि 2 सवाल मैं कहूंगा। एक तो लोग ये सोचते हैं विज्ञान क्यों लिखें, हम तो हिंदी के लोग हैं। और विज्ञान वाले से पूछिए कि भाई आपने प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा है, आपने मराठी का उपन्यास पढ़ा है, आपने बांग्ला का उपन्यास पढ़ा? नहीं, मैं तो साइंस का हूं। अरे ये साइंस और ये कुछ नहीं होता है, साइंस और साहित्य ये ज्ञान है। ये ज्ञान चाहे विज्ञान का है चाहे साहित्य का है, ये सब एक है। आखिर में आप वहीं पहुंचेंगे। आप देखेंगे जब इसके लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सच की तलाश साहित्य भी कर रहा है, समाज का दर्पण कहलाता है, समाज का जो पूरा चित्र रख रहा है सामने, वो इसीलिए रख रहा है क्योंकि मानवीय भावनाओं का अध्ययन करके और सच का पता लगा के सच को अनुभव करके अपने कल्पना लोक में वो कहानियां रच रहा है, वो उपन्यास रच रहा है। हाँ, उपन्यास हिंदी में जैसे आया संजीव का, वो पूरे किसानों की आत्महत्या पर है, जीएम क्रॉप्स पर है। जीएम क्रॉप्स पर इतना खूबसूरत उपन्यास रच देना, वो तो उन्होंने लिखा है, वो तो हिंदी का एक उपन्यास है। ऐसे तमाम उपन्यास है। आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी? गीतांजलि की अमर कवि और हमारे देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार, उनकी पहली पुस्तक थी विश्व परिचय। विश्व परिचय उन्होंने लिखी। उनके पिताजी उन्हें डलहौजी लाते घूमने के लिए, और वहां से पहाड़ों में शाम को जब
तारावलियां, वो लिखते हैं कि जब वो तारा निकलता था, तारावलियां पूरी आकाश में चमकने लगती थी, जगमगाने लगती थी, तो मेरे पिता देवेंद्रनाथ टैगोर मुझे बताया करते थे कि बेटे ये तारे हैं, ये नक्षत्र हैं, और ये जो है ग्रह हैं, इनमें क्या अंतर है, फिर ग्रहों के उपग्रह हैं, वो सब अंतर समझाया करते थे। और मेरे मन में इतना वो प्रभाव पड़ा, कहते हैं कि मैं ये पुस्तक पूरी लिख रहा हूं जो पूरे विज्ञान पर है। उसमें उन्होंने अणुपरमाणु पर भी लिखा है, उन्होंने धातुओं पर लिखा है, उन्होंने भूगर्भ पर लिखा है, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने विज्ञान पर, उनकी पुस्तक है पूरी, विज्ञान रहस्य करके उनकी पुस्तक है। और तमाम लोग हैं, प्रफुल्ल रंजन रे, इतने महान वैज्ञानिक, उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों की जितनी बेहतरीन समीक्षा लिखी, वो मानक माना जाता है, कितनी अच्छी समीक्षा उन्होंने। तो ये विज्ञान और साहित्य का अंतर नहीं। हिंदी में पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, या इतिहास पढ़ा हुआ, या भूगोल पढ़ा हुआ, किसी भी विषय का व्यक्ति, विज्ञान तो एक जिज्ञासा है, एक जानने को। यदि आप विज्ञान के सच को जानते हैं कि ये विज्ञान आ रहा है, लेकिन हमारे समाज पर, हमारे लोगों पर, उनके जीवन पर ये क्या असर डाल रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है, इसके बारे में आप लिखते हैं। विज्ञान हिंदी में लिखने के माने ये नहीं है कि आप जो है वो क्लासरूम वाले पाठ लिखे या वो प्रैक्टिकल लिखे। आप वो लिखिए ना कि हम लोगों के जीवन पर विज्ञान असर क्या डाल रहा है, अच्छा भी डाल रहा है, बुरा भी डाल रहा है। एटम बम ने तबाही मचा दी थी, लाखों लोगों का जीवन ले लिया था, तो वो भी तो विज्ञान था। और तमाम आज जो हम देख रहे हैं, हमारे जीवन को इतना सुखमय बना दिया है, तो ये भी विज्ञान है। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान के तमाम गैजेट से उपकरण आके हमारे आसपास इतने घूम रहे हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जा रहा है, और मनुष्य की भावनाएं, उसका एकांत बढ़ता जा रहा है, वो कटता जा रहा है। तो ये सब विज्ञान है। आप इन विषयों पर मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, और कहानी की कला तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी आती है। विज्ञान क्या प्रभाव डाल रहा है, अगर उस प्रभाव को सोचते हुए आप विज्ञान कथा लिखेंगे, जिसमें विज्ञान की परिभाषा या विज्ञान के प्रयोग नहीं दिए जा रहे, विज्ञान का प्रभाव समाज और मनुष्य पर क्या पड़ रहा है वो दिखाया जा रहा है, तो आप कहीं बेहतर लिखेंगे, क्योंकि आपके भीतर साहित्य की वो भावनाएं, वो संवेदनाएं आपके भीतर हैं। तो इसलिए विज्ञान आप सब लोगों को लिखना चाहिए, आम लोगों तक विज्ञान पहुंचाना चाहिए। जैसा कि अभी खटे जी कह रहे थे कि विज्ञान की अधुनातन जो जानकारी है, इनके बारे में भी बताया जाएगा, इनके बारे में भी कहा जाएगा। तो इन पर आधारित जो भी चीजें आती हैं, उन पर आपने लिखना चाहिए। आखिर नोबेल पुरस्कार मिला अल्बेयर कैमू को, प्लेग ऐसी ही महामारी तब फैली थी, प्लेग उपन्यास तो उन्होंने लिखा, नोबेल पुरस्कार मिला और अमर हो गए। तो ये वो तो विज्ञान के कोई प्रोफेसर नहीं थे। तो इसलिए विज्ञान कोई भी लिख सकता है, और उसको समझेगा वो आदमी जब आप आम लोगों की अपनी भाषा में लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से खटे जी, आप देख रहे हैं कि समय शायद मेरे लिए निर्धारित समय निकल रहा है। हेलो राहुल खटे जी, बता सकते हैं, आप बता सकते हैं और जानकारी बता सकते हैं सर आप। तो इसलिए जो है हमें इसका ध्यान देना चाहिए। और दूसरा एक पॉइंट तो मैंने ये बताया, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जहां तक भाषा का है अंग्रेजी का, हमारी जो अधिकांश जानकारी, दुनिया की जो अधुनातन जानकारी है विज्ञान की, वो अंग्रेजी में थी। तो इसलिए अंग्रेजी की ही सारी पत्र पत्रिकाएं, जर्नल, वो सब आते हैं, और सूचनाएं अधिक से अधिक अंग्रेजी में आती हैं। हमें अंग्रेजी में उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन विज्ञान लिखने के लिए कई लोग मेहनत करने के बजाय अगर उसी को देख के टूटा फूटा उसी को अंग्रेजी को अपनी एक भाषा में लिख करके एक लेख बन गया, लेख बन गया से टीचर, उसके तथ्य को समझ के उसका मर्म, उसका सार क्या है, वो विज्ञान की खोज जो हुई वो क्या है, उसके बाद हम अपनी भाषा के मुहावरे, हम मराठी भाषा की खुशबू और मराठी भाषा का जो सौंदर्य है, उसकी जो शब्द सामर्थ्य है और उसका जो मुहावरा है,
हम उस मराठी भाषा में लिखेंगे तो तब वो समझ में आएगा। डॉक्टर दाभोलकर की एक किताब मैंने पढ़ी, विज्ञानेश्वरी, वो तो कितना वर्षों तक चलता रहा, उसमें विज्ञानेश्वरी लेखमाला क्रमशः चलती रही कि लोगों में जिस तरह संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञान फैलाया था, उस तरह विज्ञान का ज्ञान फैलाने के लिए विज्ञानेश्वरी लिखी गई और उसका हिंदी अनुवाद हमें पढ़ने को मिला। तो उसमें उन्होंने एक शुरुआत जो कर रखी है, उसको मुझे याद है कि उन्होंने लिख रखा है, कोई भी हाँक ले जाए कहीं भी, ऐसी भेड़ बकरियां मत बनना मत बनना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी कुछ भी कहे, कुछ समझिए, आप खुद अपनी जिज्ञासा व्यक्त कीजिए, उस पर तर्क कीजिए, उसका पता लगाइए कि ये सच है कि नहीं है। हम में ये सोचने की शक्ति जो है, ये सृष्टि में जिसने हमें बनाया है उसने हमें ये शक्ति दी है कि हम सोच सकें, तो हमें तर्क करना चाहिए। तो उन्होंने मराठी में लिखा, ऐसे ही संभवामि युगे युगे हिंदी में अनुवाद होके मराठी उपन्यास आया लक्ष्मण लोंढे का। लक्ष्मण लोंढे तो विज्ञान के आदमी नहीं थे, वो तो जासूसी कहानियां लिखते थे, लेकिन विज्ञान की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने बहुत बेहतरीन उपन्यास और कहानियां विज्ञान की लिखी। संभवामि युगे युगे इतना खूबसूरत, इतना पठनीय उपन्यास है, वो उन्होंने लिखा उसमें। इसी तरह बांग्ला में और बहुत ज्यादा लिखा गया है, विज्ञान लेखन भी, विज्ञान कथा लेखन भी बहुत अधिक लिखा गया है असमी भाषा। अब बताइए, असमी भाषा के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि पंजाबी में कितना विज्ञान कथा साहित्य रचा गया है। एक उसमें वो जेरेंटोलॉजी पर, जो बुढ़ापा क्यों आता है, इस पर विदेश में रहकर शोध कर रहे हैं, उनकी ये किताब है, बाबा कित्थे गए, पंजाबी में, कि बाबा कहाँ चले, दादाजी कहाँ चले। दादाजी रहे नहीं और पूरे मनुष्य जीवन को किस तरह, कितने प्यार से वो पंजाबी में समझा देते हैं। ये बहुत बड़ा लेखन का उदाहरण है कि हम किस तरह समझा सकते हैं उस चीज को। तो इसलिए हमें अंग्रेजी के माध्यम से समझ करके जो भी सूचना बाहर से आ रही है, उसको लेके हम उसको समझें और अपनी भाषा के मुहावरे में अपनी भाषा का सौंदर्य, शब्द सौंदर्य जो है लेकर हम रचना रचें, और वो रचना, वही आर्ट ऑफ राइटिंग तो कहलाएगा। अन्यथा तो खाली टूटा फूटा अनुवाद हो जाएगा अंग्रेजी से अगर लिखा जा रहा है। तो हम अपनी अपनी भारतीय भाषा में जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे लोगों की भाषा है, हम जो विज्ञान समझें अंग्रेजी में पढ़ करके, जितना ही अधिक पढ़ेंगे, आपको किताबी कीड़ा होना चाहिए। आप जितना ही बहुश्रुत होंगे, आप जितना ही बहुपठित होंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। आप जब लिख रहे होंगे, आपको 10 संदर्भ अपने मन में आएंगे, उनमें से 5 चीजें आपको खुद ब खुद आ जाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग के खजाने में वो पड़ा हुआ है। इसलिए जो है, पढ़ना बहुत जरूरी। जो जितना अधिक पढ़ेगा, जितना अधिक सुनेगा और गुनेगा, वो उतना ही बेहतर लिखेगा। जो जिसका अध्ययन नहीं है, सिर्फ एक एक लेख किसी अंग्रेजी की पत्रिका में पढ़ा और काम चल गया, नहीं चल गया। इसके लिए ये जरूरी है, आज तो आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, आपके पास पत्रिकाएं हैं, आपके पास पुस्तकें हैं, आपके पास तमाम वो शिक्षक हैं, वैज्ञानिक है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। विषय की गहराई में जाना बहुत जरूरी है, विषय को पूरी तरह समझना जरूरी है। और जब समझ में आ जाए, तो अब तो मैं अपनी भाषा में लिखूंगा, वही मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरी उपलब्धि वही है कि मैं अपनी भाषा के मुहावरे में उसको लिख रहा हूं। मैं हिंदी में क्यों लिखता हूं? मैंने सारी नौकरी, मैंने भी अंग्रेजी की तमाम बड़ी मोटी मोटी फाइलें लिखते और करते, नोट्स और ये सब करते, मैंने पूरी नौकरी की, लेकिन वो विषय मेरा नहीं था। मैं लिखना चाहता हूं सिर्फ आम लोगों के लिए। मैं हिंदी में ही हंसता हूं, हिंदी में बात करता हूं, क्योंकि मैं हिंदी में अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूं। ऐसे ही हमारे कई साथी होंगे जो कि मराठी में अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं हिंदी के एक से एक मुहावरे आपको बता सकता हूं, मैं हिंदी के तमाम उदाहरण, किस्से, कहानी उसमें आपको सुना सकता हूं। ऐसे ही मराठी में सुना सकेंगे, ऐसे ही कन्नड़ में सुना सकेंगे, ऐसे ही असमी और बांग्ला भाषा में सुना सकेंगे। तो उनकी खूबसूरती एक अलग, हर भाषा की एक खूबसूरती है। अब हम विज्ञान को समझ के
अपना अपने भीतर उसको बॉइल डाउन करें, हम उसको समझें और फिर हमारी कलम जो लिखे वो हमारी रचना हो, वो कोई अनुवाद नहीं हो, वो हमारी रचना होगी, हम रच रहे हों। इसलिए आर्ट ऑफ राइटिंग में कहता हूं साइंस वही लिख सकता है, चाहे वो किसी भी विषय लिखेगा, तो विज्ञान लेखन में दम जिसके होगा, जिसका विज्ञान लेखन लोगों की समझ में आ रहा हो, वो तो वो होगा जिसके पास आर्ट ऑफ राइटिंग हो। और अभी जैसे खटे जी परिचय में बता रहे थे कि विभिन्न शैलियों में लिखते, मैं इसलिए लिखता हूं ताकि उसको तरह तरह से हम जो है साहित्य की जितनी शैलियां हैं अगर उनमें हम लिखे तो विषय को बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है। हम विज्ञान की जो बात कर रहे हैं उसको हम एक नाटक की शैली में लिखते हैं, वो नाटक का एक आनंद ही अलग है बिल्कुल। हम विज्ञान कथा में एक बहुत खूबसूरत विज्ञान कथा लिखते हैं और उस विज्ञान कथा में हम कोई प्रयोग परीक्षण और ये सब दे के पाठ जैसा नहीं कर रहे हैं, हम तो कहानी लिख रहे हैं, लेकिन पाठक समझ गया कि अच्छा ऐसा होता है। तो इसलिए विविध विविध विधाओं में लिखना जरूरी है। मैं मलयालम के और अंग्रेजी के बहुत जाने माने बहुत विद्वान लेखक प्रोफेसर शिवादास को सुन रहा था एक बार। प्रोफेसर शिवादास कह रहे थे, वो यूरोका पत्रिका के वर्षों संपादक रहे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे और उनकी 70-80 से अधिक किताबें। तो वो कह रहे थे कि अगर विज्ञान जटिल लगे तो उसे साहित्य में बदल देना चाहिए। इफ साइंस इज डिफिकल्ट चेंज इट टू लिटरेचर। ये तो बहुत ही बड़ी बात कही उन्होंने, क्योंकि जो जटिल लग रहा है, जिस समय आप उसको कथा किस्से में बदल देंगे, कविता में बदल देंगे, गीत में बदल देंगे, नाटक में बदल देंगे, संवाद में बदल देंगे, आप चिट्ठी में बदल देंगे, पत्र लेखन की शैली में बदल देंगे, न जाने कितनी कितनी शैलियां हैं जिनमें साहित्य लिखा जाता है। तो विज्ञान भी तो लिखिए उसमें। लेकिन हमारे यहाँ जो अंग्रेजी में शिक्षा का माध्यम बनाया गया, हमारे यहाँ सिर्फ एक बना बनाए फ्रेम में केवल पाठ पढ़ाए जाते हैं। वो पाठ की एक परंपरा बना दी, उसको रट लिया कोमा फुल स्टॉप सहित, और वही जो है जाकर के उत्तर में लिख दिया, उस पर अंक मिल गए, वही शिक्षा पद्धति चल रही है। तो बच्चा समझता नहीं। एक बच्चा जो बीएससी एमएससी करके आ जाता है, उसको बैठा के अगर आप आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में विज्ञान पूछें, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने जो विज्ञान पढ़ा है वो किताब के पन्नों में कैद है, वो पाठ बना हुआ है जिसको उसने रटा है। ये तो सब चीजें वो जीवन में फिर आगे चल के सीख। दूसरा, जब हम जितना अधिक प्रकृति में जाएंगे, प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे, हम उतना ही अधिक समझते हैं चिड़ियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, बीजों के बारे में, जमीन और मिट्टी के बारे में, बादल बरसात के बारे में, आसमान और तारों के बारे में, क्योंकि हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उस बेचैनी में हम किसी से पूछते हैं, हम किताबें खोजते हैं, हम पत्रिकाएं खोजते हैं, हम इंटरनेट खोजते हैं और पता लगाते हैं अच्छा ऐसा क्यों है। तो ये जिज्ञासा तब अधिक से अधिक पैदा होगी जब आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे। आपको जो भी विज्ञान आ रहा है उसको, उसका सूचनाएं जो भी आ रही है उनको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, और रीडिंग हैबिट आपकी बढ़ेगी। आप किताबी कीड़ा बन गए तो उसका लाभ सबसे अधिक आपकी कलम को होगा, आपके लेखन को होगा। आपके कीबोर्ड में जब आप उंगलियां चल रही होंगी तो उंगलियां सोच के चल रही होंगी, क्योंकि वो सारी नॉलेज, वो ज्ञान जो है आप अपनी भाषा में उसको तब्दील कर रहे होंगे, वो आपकी अपनी भाषा में रचा जा रहा हो और उसमें आपकी छाप हो। एक चीज मैं सोचता हूँ, एक वो गालिब का शेर है, आप लोगों ने बहुतों ने सुना होगा, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, लेकिन गालिब की तो बात ही कुछ और है। तो वो बात आपकी भी कुछ और हो। आप जब लिखेंगे, आप मराठी में लिख रहे हैं, लोग कहेंगे यार ये कौन आ गया, क्या गजब का लिखा है, कितना खूबसूरत, क्या कितना अच्छा लिखा है। तो हम लोग कहते हैं, आजकल पढ़ते हैं तो अमुक लेखक की कहानी हमको बहुत अच्छी, उनका लेख बहुत ही अच्छा लगा, क्यों, हमारे दिल को छू ले रहा है। वहां वही बात है कि साहित्य दिल को छूता है और
विज्ञान जो है वो दिमाग को छूता है। दिलो दिमाग दोनों को छूने के लिए आप साइंस और लिटरेचर, विज्ञान और साहित्य को मिक्स कर दीजिए, आप सरस बना दीजिए, और साथ में एक अबूझ जटिल भाषा के बजाय अपनी भाषा में दीजिए। जब अपनी जुबान में बोल रहे हैं तो हम जुबान आप हो जाएंगे उसके, जो कि आपके आसपास लोग वो समझ रहे होंगे, वो जो कुछ आप लिख रहे हैं उस भाषा में समझ रहे होंगे, वो चाहे हिंदी हो, मराठी हो, बांग्ला हो, कन्नड़ हो या तमिल। तो इसलिए हमें हिंदी में और अपनी भारतीय भाषाओं में अधिक से अधिक विज्ञान लिखना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि हम किस विषय में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, हमने कौन सा विषय पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब विज्ञान को जानना है। एक जुगनू क्यों चमकता है, कवि भी सोचता है, एक कहानीकार भी सोचता है, एक विज्ञान का व्यक्ति भी सोचता है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं निराला की कविता पढ़ता हूं, जूही की कली, मुझे वो जूही की कली, क्योंकि मैं उसके विज्ञान को जानता हूं, मैं वनस्पति विज्ञान उसका पूरा जानता हूं कि वो कली क्या है, कैसे वो खिली है, कैसे उसमें पुंकेसर हैं, उसमें वर्तिकाग्र है, मेल फीमेल पर्ल्स हैं उसके, उसमें खुशबू है, उसमें पराग बन रहा है, वो सब तो मुझे पता। अब किसी तरह से अगर मलयानिल पवन आया और वो झकझोर किया उसे, किस तरह उसको मैं कहीं ज्यादा समझता। मैं हिंदी की तमाम कविताओं का इस्तेमाल और उन कवियों के संदर्भ दे के करता हूं। ठीक जैसे इसमें भी मैं आपको इसमें दो पंक्तियां सुना रहा हूं, ऐसे में तमाम लोगों के इस्तेमाल करता हूं। जो बात मैंने कही, पता लगा मैंने एक पेज में जो कही, उन्होंने 2 लाइन में कह दी। उसमें दो लाइन में उन्होंने मतलब उसको पूरा कह डाला। और जबकि हम लोग इतना कुछ कहते रह गए कि मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा। वो संक्षेप में हम सारांश में हम तब कह सकेंगे जब हमारा कमांड हो, जब हम अपनी भाषा में कह रहे होंगे हमारे पास पूरा पता है मेरे दिमाग में क्या है और मुझे कैसे रचना है, मुझे अपने लोगों को कैसे बताना है। तो इसलिए साथियों, विज्ञान लिखिए, मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विज्ञान रचिए, अपने आसपास के विज्ञान को देखिए। घर में बैठा हुआ बच्चा बिल्कुल अकेला पड़ गया है, माँ बाप के पास वक्त नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। 2 बच्चे दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हो गए, वो खाना खाने के लिए भी उनके पास समय नहीं था, बाथरूम जाने के लिए भी समय नहीं था। वो पूरी तरह इतना खो गए उसमें, खेलते खेलते उनकी वही उनकी आभासी दुनिया, उनकी असली दुनिया। तो साइकियाट्रिस्ट को दिखा करके उसके बाद अस्पताल में भर्ती करने, इसी जगह सारा जो प्राकृतिक भोजन था हमारा, उसकी जगह पर जंक फूड खाते खाते कितने बच्चों का भार बढ़ गया है, कितने बच्चों को चश्मे चढ़ गए हैं, कितने बच्चों को उनके कान कमजोर हो जाएंगे, लगातार कान पर मोबाइल लगा लगा के सुनते हुए। डॉक्टरों का कहना है कि 40 साल की उम्र तक में कान इतने कमजोर हो जाएंगे कि सुन नहीं पाएंगे। जबकि आज आप खुद देखते होंगे कि 90, यहाँ तक कि 95-100 साल तक का आदमी भी वो खुद ही सुन रहा होता है, उसको किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि प्राकृतिक जीवन जी रहा है। ऐसे ही प्राकृतिक भोजन करना जरूरी है। अभी ये लॉकडाउन में हमने देखा कि एक सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है, वो फायदा ये हुआ कि बच्चे घर के अंदर रह गए, बाजार से ऑर्डर नहीं आ पाए, इसलिए पिज्जा और ये सारा जो हमारा भोजन नहीं, विदेशी कैसे खाते हैं वो जानते हो, तो उसमें तमाम मांस और सब्जियां और पता नहीं क्या क्या काट के खाते हैं। तो भोजन बिल्कुल अलग। तो प्राकृतिक भोजन बच्चे कर नहीं रहे। अब जब घर ही में बंद हैं तो प्राकृतिक भोजन करने लगे। प्राकृतिक भोजन के कारण उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उन्हें पहली बार प्राकृतिक भोजन में रस आ रहा है। ये सही मौका है जबकि बच्चे प्राकृतिक भोजन की ओर आकर्षित किए जा सकते हैं। इसलिए अगर विज्ञान हम उन्हें बताएं कि बेटे इसका क्या नुकसान है, ये जो जंक फूड खा रहे हो इससे क्या क्या नुकसान होगा, पेट में क्या हो जाता है, क्या क्या इससे रोग हो सकते हैं, किस तरह हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, ये सब चीजें बताई जा सकती हैं। ये सब विज्ञान है। विज्ञान माने न्यूटन का नियम या आइंस्टाइन का जो है फॉर्मूला, वही विज्ञान नहीं है। वो तो वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं,
वो खोजें कर रहे हैं। हम लोगों का विज्ञान तो वो है कि आम जन को प्रभावित करता है, हमारे समाज को प्रभावित करता है। हम उस विज्ञान को समझें, हम उस विज्ञान के बारे में लिखें, हम उस विज्ञान के बारे में लोगों को बताएं। आज कितना अच्छा लगता है, जो कि हजारों हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ जब सामने इस इतनी बड़ी जो है आपदा में जब वो बाहर निकल के आ रहे हैं, तो हम उन्हें बता सकें, हम उन्हें समझा सकते, वो जानते कि मतलब जो है ये कितना खतरनाक जो है वायरस है, ये खुद ब खुद वो समझ लेते। लेकिन वो सूचना उनके पास तक उतनी नहीं पहुंचती, क्योंकि हर व्यक्ति तो ना टेलीविजन देख रहा है, ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा है, ना उसके पास वक्त नहीं है। तो फिर हम जो उसके आसपास हैं हम बता सकते हैं। जैसा हमारे परिचय में कह रहे थे राहुल खटे जी कि मैं बच्चों के पास जाकर करीब 60,000 बच्चे हो गए हैं, और मैं 5-6 साल हो गए हैं, मैं लगातार आदिवासी इलाकों में भी जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, रेजिडेंशियल स्कूलों में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, और उन जगहों में जाकर के उनको कहानियां सुनाता हूँ। वो एक मैंने देखा कि ये जो है किस्सा गोई और दास्तान गोई की जाती है, और कहानियां वो पुराने राजों की, राजकुमारों की सुनाई जाती है, नवाबों की सुनाई जाती है कि जनाब क्या उस समय कैसे कबाब बनते थे और क्या होता। बड़ा आनंद तो आता है सबको, लेकिन आज के बच्चे के लिए उसकी उपयोगिता क्या है बताइए। उसी जगह पर एक मैं उनको जैसे ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि उन्होंने चलो दोस्तों आज तुमको मैं सौर मंडल की सैर पे ले जाता हूँ, चलते हैं तो थोड़ा सोलर सिस्टम में होके आते हैं। मैं उनसे पहले ही पूछता हूँ, एक थाल मोती भरा, सर के सबके सर पर औंधा धरा, थाल वह चारों ओर फिरे, मोती फिर भी एक न गिरे। बच्चे बड़े खुश होते हैं, तारों भरा आकाश और अमीर खुशबू ने लिखा है, और यह रो हमारा अंतरिक्षयान, कल्पना अंतरिक्षयान में बैठा था उनने, और हम चल पड़ते हैं और तारों की छांव में गीत गाते हैं। तारों की छांव में चलते हुए मैं उनसे कहता हूँ कि मैं कमांडर देवीदा एक गीत गाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक गीत गाओगे। बच्चे कह बड़े बड़े खुश हो जाते हैं, और वो बच्चे मेरे साथ गाते हैं, आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। ऐसे ये थोड़ा सा लंबा सा है गीत। तो ये गाते हुए हम पता लगा सूरज के पास पहुंच गए, और मैं उनको बता देता हूँ कि ये जो कल्पना अंतरिक्षयान है हमारा, इसमें आंधी का असर पड़ता है, न पानी का पड़ता है, न आग इसे जला सकती है, न इसे कोई पत्थर चट्टान तोड़ सकती है। ये हमारा कल्पना अंतरिक्षयान है, जो कि कल्पना चावला की स्मृति में, और हम अपने सृष्टि ने जो हमें, सृष्टि के सृजनहार ने जो हमें कल्पना शक्ति दी हुई है, उसके लिए मैंने इसका नाम कल्पना अंतरिक्षयान रखा है। बच्चे बड़े खुश होते हैं, 8 ग्रह देखते हैं, उसके बाद 5 बौने ग्रह देखते हैं, धूमकेतु को देखते हैं, वो जहां से धूमकेतु आते हैं वो ऊर्ट क्लाउड को देखते हैं, और आकर के हम किस तरह से वायुमंडल में प्रवेश करके वापस धरती की ओर आ रहे होते हैं, तो उन्हें अपनी प्यारी और निराली नीले रंग की पृथ्वी दिखाई देती है। फिर हम अपने देश के ऊपर आते हैं तो हमारा प्यारा देश दिखाई देता है, जिसके जिसके माथे पर धवल मुकुट हिमालय का है, जिसके 3 तरफ सागर की लहरें ठाठ मार रही हैं, जिसके हरे भरे जंगल जिसमें हैं, जिसमें रेगिस्तान है, जिसमें कल कल बहती हुई नदियां हैं, जिसमें झरने हैं, जिसमें बड़े लंबे चौड़े मैदान हैं। ये सब मतलब इतना सुंदर, और जिनमें लाखों लाखों प्रजातियों जीवों की वो सब जो है उसमें उनमें रह रही हैं। बच्चों से मैं पूछता हूँ, दो कहीं तुमने अंतरिक्ष में सौर मंडल के किसी ग्रह उपग्रह में कहीं भी तुमने कोई तितली देखी? वो कहते हैं नहीं। कोई चिड़िया देखी? नहीं देखी। कोई हरी भरी लहलहाती फसल देखी? नहीं देखी। कोई पेड़ देखा? नहीं देखा। कल कल बहती हुई नदियां, झरने, कुछ नहीं देखा। तो फिर दोस्तों, ये सब कुछ तो हमारी धरती में है, ये तो हमारी प्यारी पृथ्वी में है। हम इसको बचाएंगे तो हमारी पृथ्वी इसी तरह से, इसमें जीवन का स्पंदन चलता रहेगा, जीवन लगातार उसकी हलचल चलती रहेगी, और लाखों करोड़ों जीव जंतु इसमें जीवित रहेंगे। तो बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि झंडा उठा के कि पर्यावरण बचाओ की जरूरत नहीं, उन्हें महसूस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वक्त काफी हो गया है, और मैं मैं चाहता हूं कि अब आप लोग जो है या तो प्रश्न हाँ, करें या दूसरे वक्त का बोले।
तो मुझे जी, मेरे ख्याल से हमारे जो मैं बहुत हमारे जो धन्यवाद सदस्य जुड़े हैं मैं बहुत वो धन्यवाद सर देता से। हूँ आपको। हेलो, हाँ आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगर कुछ भी आप लोग पूछना चाहेंगे तो मैं यही हूँ, और आपसे बातचीत होगी। हमारे दूसरे साथी जो है वो आपको संबोधित कर रहे होंगे। जी हाँ सर। सर आपने बहुत ही साहित्य और विज्ञान का कैसा अंतर संबंध है जिसका जिसकी आवश्यकता बहुत है आजकल समझने में। क्योंकि अभी हुआ क्या है कि साहित्य का विद्यार्थी विज्ञान नहीं पढ़ता और विज्ञान का विद्यार्थी हाँ, साहित्य नहीं बिल्कुल पढ़ता। इसलिए सही उन्हें कह रहे ऐसा हैं। लगता है कि प्राचीन साहित्य है जैसे वेद उपनिषद पुराण ये सब कुछ काल्पनिक है। क्योंकि हमारे वेद उपनिषद जो काव्य है वो सब जो है वो काव्यात्मक ढंग से लिखे गए हैं। वो उसमें विज्ञान की ही बातें हैं लेकिन वो काव्य में लिखी जाने के कारण हमें वो काल्पनिक है ऐसा बता दिया जाता है। तो हम्म। इस समस्या से इस समस्या को कैसे पार करें। उसको मैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे लिए प्रामाणिक विज्ञान है। अगर स्वैर कल्पनाएं नहीं है, केवल फैंटेसी अगर है, तो उसे मैं अपने पूर्वजों की बहुत उर्वर कल्पना मानता हूं, जिनका प्रमाण नहीं हमारे। लेकिन जिनका प्रमाण है, मैं उसको प्रामाणिक जानकारी मानता हूं। वो ऋचाओं में लिखा गया, ऋचाओं में ही लिखा जाना था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। केवल वन थे, केवल वनाश्रित वहां पर सभ्यता पनप सकती थी। उसी में झोपड़ियां बना करके और गाय पाल करके किस तरह से ऋषि महर्षि कहलाए वो लोग। और उन्होंने जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ अपने चारों ओर से, अपने पूरे ब्रह्मांड से, अपने धरती से, नदी से, हवा से, पानी से, जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, उस ज्ञान को उन्होंने रचा और मौखिक पहले उन्होंने उसको उसकी कल्पना काव्य में की, और आगे चल करके वो लिखा गया। तो मेरे लिए कहाँ विज्ञान हो जाता है, मैं खाली एक उदाहरण छोटा सा दूंगा कि एक बच्चे का अन्नप्राशन हो रहा है जिसके केवल 2 दांत निकले हैं, और अन्नप्राशन कराया जा रहा है, और उसमें ऋषि बोल रहा है, वो एक ऋचा बोल रहा है, व्रीहिमत्तम यौमत्त मथो माश मथा तिलम। हे दांतों, हे दांतों, तुम पहले व्रीहि खाओ, तुम चावल खाओ, फिर उसके बाद जौ खाओ, उसके बाद उड़द खाओ, और फिर उसके बाद तुम तिल खाना। और आप आज के विज्ञान के हिसाब से ये चारों फसलें, इनका जन्म भारत में हुआ, ये हमारे देश की अपनी फसलें हैं। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि वैदिक काल में भी हमारी यहाँ ये फसलें उगाई जा रही। इसी तरह ऋग्वेद की ऋचाओं में कई जगह है कि धरती की कोख तैयार है, सीता का प्रवेश कराओ, और उसमें कुंड बनाकर बीजों का वपन करो। सीता हल का फाल था। हल का फाल, इसके माने हमारे देश में तो हल बन चुका था। जबकि 1492 में जब कोलंबस दक्षिण अमेरिका में गया, तो वहां तो उसने देखा नहीं, क्योंकि एस्टेक, इनका और मय जो सभ्यताएं थी, महान सभ्यताएं दक्षिण अमेरिका की, उनमें से इन लोगों के पास तो हल था ही नहीं, इनके पास जानवर भी नहीं थे, वो लोहा पहचानते नहीं थे। वे केवल छेद करके धरती में उसमें बीज डालते थे और ऐसे मक्का की फसल उगाते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो हल था, और उसमें भी ऋचाओं में बता रहे हैं कि बैलों की जोड़ी को तैयार करो, उनके कंधों पर जुआ बांधो। बताइए, बैलों के कंधों पर जुआ कसो, और हल की फाल अब जो है वो धरती में डालो। उस उसमें बारिश के बाद का वर्णन है, और वो अब बीज वपन के लिए तैयार है, बीज वपन करो, ये बताया जा रहा है। ये मतलब खाली ये उदाहरण है। तो इस तरह तमाम सारी चीजें हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े विद्वान उदयपुर में, डॉक्टर श्री कृष्ण जुग्म, वो बहुत काम कर रहे हैं प्राचीन भारतीय जो प्रामाणिक मतलब विज्ञान का काम हुआ, चाहे जल संरक्षण पर हो, चाहे वो अश्वशास्त्र पर। दुनिया के किस देश में अश्वशास्त्र पर इतने पहले ग्रंथ लिखा गया है ही नहीं कहीं। आयुर्वेद वगैरह तो चलिए हम जानते हैं, सुश्रुत ने जो खोजे की वो आज कहाँ है।
इसलिए ये प्रामाणिक है। सुश्रुत के हर यंत्र का डिजाइन मालूम, सुश्रुत का सारा काम मालूम है, उसने कैसे प्लास्टिक सर्जरी की, कैसे नाक और कान को कैसे ठीक किया जाता था, ये सब मालूम है। जब एक छोटी सी खबर आती है, मैंने किसी जमाने में पढ़ी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो रूस की खबर थी, उसमें लिखा हुआ था इंडियन गूजबेरी रीजुबिनेट्स अवर सेल्स करके, ऐसे लिखा हुआ था। खबर छपी और निकल भी गई होगी, बहुत उसकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अखबारों में कहीं हमने तो देखा नहीं कुछ नहीं। अब वही होता है कि अंग्रेजी में इंडियन गूजबेरी आया, किसी ने तवज्जो नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उससे कोई नहीं। इंडियन गूजबेरी के माने हैं हमारा आंवला, और लिखा हुआ है कि इट रिजुबिनेट्स आवर बॉडी सेल्स, हमारी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, उनको पुनर्यौवन लाता है इसमें। तो फिर हम चरक के उन महाअवलेहों को कैसे भूल सकते हैं? हम वो चरक के सारे जो महारसायन थे उनको कैसे भूल सकते हैं, जिनका आधार आंवला है। तो इसलिए उस पर अगर हम ठोस रूप से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये हुआ नहीं, क्योंकि हम देश गुलाम रहा, अंग्रेजी सभ्यता आई, अंग्रेजों ने अपने ढंग से सारा करा। चीन ने सारा अपना जो उनकी चिकित्सा पद्धति थी, जो उनकी प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, उस पद्धति को आधुनिक मेडिकल साइंस के साथ जोड़ा, और उनके यहाँ वही चलता है। और उनके पास एक बेहतरीन जो है मेडिकल साइंस आज है, जिसमें उनका अपना भी है। हमारे आयुर्वेद अलग ही है अभी भी। आयुर्वेद एक अलग थेरेपी है, एलोपैथी एक अलग थेरेपी है, होम्योपैथी एक अलग है। आयुर्वेद हमारे देश की जड़ों में रहा है। इसको काश अगर अंग्रेजों के जगह पर अगर कोई भारतीय ही पद्धति में किया गया होता और हमारे विज्ञान में शामिल हो गया होता, क्यों नहीं हम आयुर्वेद में जितने बताए हुए जो अचूक औषधियां हैं, उनके तत्वों को पता लगा करके क्यों नहीं हम अपने एलोपैथिक मेडिकल साइंस में उसको शामिल करते जाते? सैकड़ों वर्ष हमने गंवा दिए ऐसे। तो इसलिए प्रामाणिक ज्ञान है वो जिनके प्रमाण हैं, उन चीजों को मैं मानता। जी हाँ सर, बहुत अच्छा आपने व्यक्त किया। और हमारे जो अन्य साथी हैं, जो सर ने जो बातें बताई उससे संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रमोद जी आए हैं? हाँ, प्रमोद भार्गव जी प्रमोद आए भाई, हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो यदि किसी और का अन्य कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस चर्चा का जो दूसरा है, प्रमोद भार्गव जी उनके वक्तव्य की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि हम हमारे हृदय की गहराइयों से देवेंद्र मेवाड़ी जी जो विज्ञान लेखक हैं, इनका हम आभार व्यक्त करें। और हमारे मन में साहित्य और विज्ञान का जो मन में जो ऐसा भ्रम पहला एक हुआ था कि भाई ये अलग अलग विधाएं हैं, तो ये भ्रम टूट गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और साहित्य और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा मानते हुए हम आगे ऐसी कोशिश करेंगे, इस तरह का हम वाचन करेंगे, इस तरह का हम रीडिंग करेंगे जिससे ये भ्रम टूटे। क्योंकि साहित्य और विज्ञान अलग नहीं है, दोनों जो है एक ही बात को बताने का दोनों तरीके अलग है। तो बिल्कुल। इनको जब तक हम जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम देखते हैं विज्ञान का जो विद्यार्थी होता है वो साहित्य नहीं पढ़ता, और जो साहित्य का विद्यार्थी होता है वो विज्ञान नहीं पढ़ता, इसलिए भ्रम बना रहता है। जबकि दोनों में एक ही वस्तुएं हैं। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में क्या लिखा हुआ है, यदि आप जाकर देखेंगे तो बिग बैंग थ्योरी में वही बात लिखी हुई मिलेगी, कमोवेश कम ज्यादा मिलेगी, लेकिन मूल सार वही रहेगा। तो मेरा मानना है कि इस चर्चा के माध्यम से हम यह संदेश ले कि साहित्य और विज्ञान को हमें साथ साथ पढ़ना चाहिए, और दोनों को अलग न मानते हुए उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हृदय की गहराइयों से हम देवेंद्र बहुत मेवाड़ी जी धन्यवाद। का मैं भी करते आप हैं। सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, और हम चाहते हैं कि सर का एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि ऑनलाइन है, आपके हाथों में मोबाइल होगा, फिर भी थोड़ी कोशिश करें मोबाइल थोड़ा साइड में रखें और एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
सर हम आगे भी जुड़े रहेंगे, ये हमारी पहली कोशिश है, हम आगे भी जुड़े रहेंगे। हमारे हाँ जो है हाँ जो खटी मुझे जी, पढ़ा। कभी अगर हालात बिल्कुल सामान्य होते हैं तो कभी कहीं इस तरह से किसी व्याख्यान में भी मुलाकात हो सकती है जहां विज्ञान और साहित्य पर एक पूरा विस्तृत व्याख्यान दिया जा सकता है। जी हाँ सर, जी हाँ, हम ऐसी कोशिश करेंगे। हम ऐसी कोशिश करेंगे, कुछ विश्वविद्यालयों को या महाविद्यालयों को जोड़कर हम ऐसी कोशिश करेंगे। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। अभी आप धन्यवाद बहुत।